रहा है। और देशांतर रेखाओं को, जीरो डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग कई नाम से जानते हैं, ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक इसके विपरीत जो एक होता है उल्टे दिशा में 180 डिग्री, जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसे तिथि या डेट का पता चलता है, और ग्रीनविच रेखा से समय का पता चलता है। और आप ये भी देखे थे प्रत्येक 1 डिग्री पे कितना मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट। क्यों? सूर्य को 1 डिग्री से दूसरी डिग्री तक जाने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 0 डिग्री से पूरब जाने पर 4 मिनट बढ़ जाता है और पश्चिम जाने पर 4 मिनट घट जाता है। कहीं से भी अगर पूरब जाइएगा तो 4 मिनट बढ़ेगा और पश्चिम जाइएगा 4 मिनट घटेगा। तो 1 घंटा के अंतर करने के लिए कितना डिग्री घूमना पड़ेगा? 15 डिग्री। यहाँ तक देखे थे ना। अब देखिए हम लोग समय जो निकालते हैं तो समय भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्थानीय समय और एक होता है मानक समय। देखिए स्थानीय समय क्या है? हर जगह का अपना अलग होता है। इसे हम लोग सूर्य और चंद्रमा के आधार पर तय करते हैं। जैसे मान चलिए पहले जब हम लोग बच्चे थे तो घड़ी और जब खराब हो जाता था तो हम लोग समय में नेपाल से फिल्म आता था 2 बजे शनिवार को, ठीक है। उसमें नया फिल्म देता था वो, जो रिलीज हुआ उसके कुछ ही दिन बाद। तो हम लोग कैसे पता करते थे? तो हम लोग आंगन में एक चूल्ही था, जहाँ पे होता है ठंडी गांव में चूल्ही बनाते हैं। जब वो चूल्ही को क्रॉस करता था रोशनी यानी परछाई, तब हम लोग समझ जाते थे 2 के आसपास बज गया। क्यों? क्योंकि सूर्य के जो है आकृति पे, सूर्य के परछाई के आधार पे हम लोग तय करते थे। अब जाहिर सी बात है अभी सुबह का समय है तो परछाई किधर होगा? इस दिशा में होगा। और जैसे जैसे परछाई घट रहा है, कभी कभी ऐसा होता है परछाई बनना बंद हो जाता है, इसका मतलब आपको दिन में 12 बज रहा है, और फिर परछाई इधर जाना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे, तो समझिए शाम हो रहा है। तो स्थानीय समय का जो पता लगाया जाता है तो वो सूर्य और चंद्रमा के आधार पे, दिन में सूर्य और चांद में, शाम में चंद्रमा। इसलिए सबका अपना अलग अलग होता है। जैसे सहरसा का अलग हो जाएगा तो आपको बिहार का, उत्तर प्रदेश का अलग हो जाएगा, राजस्थान का अलग हो जाएगा। तो ये स्थानीय समय है, स्थानीय लोगों के लिए। भले आप यहाँ समय बदल दीजिएगा, यानी गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में एक ही टाइम सेट कर दीजिएगा, लेकिन सूर्य तो आपके हिसाब से नहीं चलेगा ना। सूर्य तो पहले अरुणाचल प्रदेश में ही निकलेगा और 2 घंटा बाद जाके वहाँ निकलेगा गुजरात में। भले ही हम लोग टाइम सेट कर दिए हैं जो दोनों का समय एक ही जैसा है। क्यों? क्योंकि प्रशासन को चलाने में, कामकाज को चलाने में समय का जरूरत पड़ता है। तो स्थानीय समय क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा के आधार पर तय होता है, इसलिए हर जगह का अपना अलग अलग होता है। लेकिन ये जो मानक समय होता है, तो ये मानक समय हम लोग क्या करते हैं? याद है 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर तय करते हैं। अब देखिए जैसे आप इसको ग्लोब पे ले आइए इसे, और ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, और इसको आप मान लेते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या हो गया? भूमध्य रेखा। और आपको पता है भारत जो है वो कहाँ पे है? भारत आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, इससे ऊपर। तो भारत अगर पूछा जाए किस गोलार्ध में, पृथ्वी के किस गोलार्ध में? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। यानी उत्तरी गोलार्ध में और इधर से पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। इसे एक तो पता चल गया भारत का स्थान कहाँ पे पूरी पृथ्वी में। अब देखिए ठीक भारत के बीच से एक देशांतर रेखा गुजरता है, जो कितना है? 82.5 डिग्री ईस्ट होगा कि वेस्ट होगा? नॉर्थ या साउथ? ईस्ट, क्योंकि देशांतर है ना तो ईस्ट होगा। अब वही अगर हम अक्षांश करते तो नॉर्थ हो जाता। तो 82.5 डिग्री ईस्ट में है
ये रेखा का हम लोग मानक कहाँ मान लिए हैं, एक नैनी जगह है, कहाँ पे, इलाहाबाद में। यानी इसी जगह से हम लोग भारत का समय तय करते हैं। तो भारत का जो मानक समय क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा। यानी ये क्या है, भारत का मानक समय। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से लगभग बीच में, लगभग जो कहाँ से गुजरता है, इलाहाबाद के नैनी से। अब इसी के आधार पे हम लोग क्या कहते हैं, टाइम सेट किए हैं भारत का। यहाँ जितना समय होगा उतना ही समय पूरे भारत में मान लिया जाएगा। तो अब बताइए, अगर यहाँ अभी कितना बज रहा है आपकी घड़ी में, देखिए 8:27। तो चलिए 7:30 मान रहे, कितना बज रहा है अभी, 7:30 AM या PM। तो आप हमें ये बताइए, ये 7:30 AM कहाँ है, नैनी के जगह का अभी तारीख है, डेट है, ऐसे समय है। लेकिन हम लोग भी मान लिए कि पूरे भारत को एक मान के चल रहे हैं। तो अब आप हमें ये बताइए कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पे कितना अभी बज रहा होगा। बताइए। हाँ, 2:30 क्या, सुबह या शाम, रात, कंफर्म? फिर से जोड़िए, कितना बज रहा होगा? 2 बज रहा होगा रात के, 5.5 घंटा आगे है ना। क्योंकि 1 मिनट पे कितना, 4, जैसे 1 डिग्री पे 4 मिनट, तो यहाँ 82.5 डिग्री है। तो 82.5 डिग्री को पहले आप बता दीजिए 165/2 गुना 4, ठीक है ना, 330 हो गया, यानी 5.5 घंटा। आइए पूरब में है ना, तो आगे होगा ना, तो जाहिर सी बात इसमें से घटा देंगे, 7.5 में से 5 घंटा घटा देंगे, 5.5 घंटा घटा देंगे, तो अभी वहाँ पे कितना है, 2 बज रहा होगा, है कि नहीं, 5.5 घंटा घटा देंगे। तो ये होता है मानक समय, हम लोग मान लिए, जो इलाहाबाद में समय है उसको हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये चीज़ जरूर याद रखिएगा, मानक समय क्या होता है, किसी को मानना ही पड़ेगा ना, क्योंकि देश को अगर मैनेज करना है तो कोई एक तो आधार मानना पड़ेगा। तो भारत का जो मानक समय क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट, और जगह कौन सा, इलाहाबाद। नहीं, ऐसे बहुत जगह से गुजरता है, लेकिन एक मेन पॉइंट कहाँ कर दिए हैं, इलाहाबाद के नैनी में। क्लियर है? अब कुछ फैक्चुअल सवाल आता है, देखिए ऐसे समझिए, ये वाला पार्ट जो सबसे पूर्वी हिस्सा है वो कहाँ है, एक जगह है किवीथु, अरुणाचल प्रदेश। और भारत का जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है वो है ग्वार माता, गुजरात। देखिए जब भी समय निकालते तो पूरब पश्चिम के आधार पे, समय उत्तर दक्षिण के आधार पे नहीं निकालेंगे। अब बताइए यहाँ पे जो समय होगा, यहाँ पे कौन सा समय होगा, सेम होगा। तो सेम क्यों होगा, क्योंकि समय क्या होता है, देशांतर रेखा पे अंतर करता है, अक्षांश पे अंतर। एक अक्षांश आप कहीं भी चले जाइए, यानी इस एरिया पे अक्षांश पे कहीं भी चले जाइए, तो आपका क्या होगा, समय एक जैसा होगा, है नहीं, क्योंकि समय निर्धारित के लिए कौन चाहिए, देशांतर रेखा चाहिए। और समय तो तारीख भी तो समय का ही एक रूप है ना, तो तारीख हो या समय हो, ये कौन निर्धारित करता है, देशांतर रेखा। तो देखिए सबसे पूर्वी भाग जो है भारत का कौन सा है, किवीथु, और सबसे पश्चिम भाग, दोनों में यहाँ से यहाँ तक अगर इस थ्योरी को फॉलो करेंगे, यानी 1 मिनट बराबर 4 डिग्री को, तो टोटल कितना का अंतर हो जाएगा, 2 घंटा का अंतर, ठीक है। अगर उसके हिसाब से चले तो अगर अरुणाचल प्रदेश में 5 बज रहा है सुबह, तो यहाँ बजेगा 3 बजे, है कि नहीं, 2 घंटा लगता है। लेकिन फिर दिक्कत हो जाएगा ना, इसीलिए हम लोग मैनेज कर दिए, बीच का हिस्सा ले लिए, किसको, नैनी को ले लिए। तो याद रखिएगा दोनों के बीच सबसे ज़्यादा समय कब लगता है,
कितना अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। अगर आपसे पूछा जाए भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य का उदय होता है? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे अंतिम में? गुजरात में होगा ना। सूर्यास्त पहले कहाँ होगा? बस जहाँ पहले उदय वहीं पर सूर्यास्त होगा ना। और सबसे अंतिम में गुजरात में। अच्छा बताइए पूरा विश्व में सबसे पहले किस देश में सूर्य का उदय होता है? न्यूजीलैंड। और सबसे अंतिम में मिड डे आइलैंड अमेरिका। जापान का सूर्योदय का देश कहा जाता है क्योंकि वहाँ सूर्योदय थोड़ा देखने में सुंदर लगता है इसलिए। लेकिन पहली बार जो है सूर्योदय न्यूजीलैंड में होता है। ठीक है, तो पहले यहाँ तक लिख लीजिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर ध्यान दीजिए, आप लोगों को पता है प्रत्येक 1 डिग्री में कितना मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट। तो 1 घंटा के लिए कितना चाहिए डिग्री? 15 मिनट। और 24 घंटा के लिए 360 डिग्री। तो टोटल घूमने में 360 डिग्री घूमने में जो है कितना समय लग जाता है? 360 डिग्री, 24 घंटा। इसीलिए क्या किया, पूरे विश्व को जो है 24 टाइम जोन में बांटा है। यानी हर डिग्री पे जो है, यानी हर घंटा पे एक टाइम जोन बनाया गया है। तो सब देश अपने हिसाब से चलता है। तो पहला तो ये याद रखिएगा, पूरे विश्व पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? 24। किसी किसी देश में ज़्यादा है तो किसी किसी देश में कम है। तो सबसे ज़्यादा टाइम जोन किस देश में है? नहीं, देखिए रूस को इसलिए पीछे कर दिया गया है। पहले जो फ्रांस और रूस दोनों में 11-11 था, ठीक है। लेकिन अंटार्कटिका में एक और फ्रांस नया बना दिया है, तो फ्रांस का कितना हो गया है? 12। तो फ्रांस के कितने टाइम जोन है? 12। फिर रूस के 11, इसके बाद है अमेरिका का 7, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का 3 है। ऐसे कर देखिएगा। तो सबसे ज़्यादा टाइम जोन कहाँ पे है? फ्रांस में 12, उसके बाद में 11, फिर अमेरिका में 7 है, ऑस्ट्रेलिया में 3 है, उसके बाद सब जगह एक एक करके है। तो कैसा एक ही देश में इतना टाइम जोन कहाँ से हो गया? ये दिक्कत है ना। तो इसके पीछे देखिए कारण क्या है। देखिए फ्रांस है यहाँ, लेकिन फ्रांस का कुछ हिस्सा यहाँ है, फ्रांस का कुछ हिस्सा यहाँ, मेडागास्कर यहाँ है, फ्रांस का कुछ हिस्सा इस जगह पे है कि नहीं। देखिए हुआ क्या, जब आप इतिहास पढ़िएगा तो इतिहास में पूरे दुनिया में जो है, जो अमेरिका, इंग्लैंड और किसका राज था? फ्रांस का राज था। तो इंग्लैंड तो फिर वापस चला गया सब जगह से। फ्रांस अभी भी कई जगह कब्जा किया हुआ है। तो अब मान के चलिए फ्रांस का यहाँ भी एक हिस्सा है जापान के बगल में, यहाँ मेडागास्कर का भी कुछ पार्ट है उसके पास है नहीं, कुछ आपको यहाँ भी है। तो ये सब जो अब एक यही टाइम जोन यहाँ सेट इन करेगा। इसीलिए जहाँ जहाँ अलग अलग के लिए जहाँ जहाँ टापू है, सोचिए इसमें 12 टाइम जोन, उसके पास 12 टापू अभी भी है, देश के अलावा 11 और है। उसी तरह रसिया का कहाँ है? रसिया यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है रसिया। तो एक टाइम जोन इतना अंतर नहीं कर सकता, वहाँ के 8-8 घंटा का अंतर हो जाता है रसिया में। तो आप सोचिए एक टाइम जोन में अंतर हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो आप ऑस्ट्रेलिया का जो मैच होता है, तो ऑस्ट्रेलिया के मैच में, ऑस्ट्रेलिया में देखिएगा अगर पर्थ में दिन है तो मेलबोर्न में रात होता है। लगभग 8 घंटा, 5 से 6 घंटा का अंतर हो जाता है। इतना बड़ा ऑस्ट्रेलिया है, तो वहाँ एक टाइम जोन काम नहीं करेगा। 1-2 घंटे को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन 10-10 घंटे को एडजस्ट कैसे कीजिएगा। इसीलिए टाइम एडजस्ट करने के लिए वो 11 बना दिए, क्योंकि कुछ यहाँ पार्ट है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, सब जगह फैला हुआ है। तो इसीलिए याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है सबसे ज़्यादा टाइम जोन, समय जोन किस देश का है? फ्रांस का है। पहले रसिया हुआ करता था, लेकिन एक अब नया बना दिया अंटार्कटिका में, जो उसका छोटा सा ट्रेनिंग, अपना जो रिसर्च सेंटर, वहाँ के लिए एक अलग से टाइम जोन बना दिया वो। तो अब सबसे ज़्यादा किसका हो गया? फ्रांस का। ठीक है, ये लिख लीजिए तब तक। ये बताइए ब्रह्मांड किसे कहते हैं? बताइए आप
तो पढ़ा है भाई, मल्टीप्लाई ज्योग्राफी पढ़ा है कि नहीं? तो ब्रह्मांड किसे कहते हैं? देखिए अंतरिक्ष यानी जो पूरा बाहर का एरिया है, अंतरिक्ष में जितने भी आकाशगंगा है, सूर्य है, तारा है, ग्रह है, उपग्रह है, धूमकेतु है, उल्का है, सबको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। यानी अंतरिक्ष में जो कुछ भी है सबको मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? ब्रह्मांड। चाहे वो सूर्य हो, तारा हो, चंद्रमा हो, ग्रह हो, उपग्रह हो, धूमकेतु हो, आकाशगंगा हो, सब क्या कहलाता है? ब्रह्मांड। यानी अगर आपसे परिभाषा पूछे, लिखिएगा अंतरिक्ष के सभी खगोलीय पिंड, खगोलीय मतलब वो अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ है, खगोलीय पिंड जैसे आकाशगंगा, तारा, ग्रह, फिर उपग्रह, धूमकेतु, उल्का इत्यादि को सम्मिलित रूप से ब्रह्मांड कहते हैं। यानी जो भी चीज़ है पूरे अंतरिक्ष में, सबको मिला करके क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड। ठीक है, तो ये तो चीज़ है ब्रह्मांड इसे कहते हैं। लेकिन अब सवाल आता है ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, है कि नहीं? ब्रह्मांड का निर्माण भी तो हुआ होगा ना, कई सवाल तो आपको मन में सर यहाँ कैसे बन गया। तो याद रखिएगा, तो कई सारे थ्योरी है, लेकिन जो सबसे सटीक और सही माना गया है उसको हम लोग कहते हैं कौन सा थ्योरी? महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी। और ये थ्योरी किसने दिया है? जॉर्ज लेमेंटेयर ने। यहाँ याद किया, यानी ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में कई सारे थ्योरी है, लेकिन हम लोग उसी थ्योरी को प्रेफरेंस देते हैं जो सब जगह मान्यता प्राप्त हो, है कि नहीं, स्वीकृति मिला हो सब जगह से। तो उस थ्योरी को क्या नाम दिया गया है? महाविस्फोट सिद्धांत, यानी बिग बैंग थ्योरी। आपको सीधा सीधा बिग बैंग थ्योरी भी लिखा हुआ आ सकता है हिंदी में भी, जो किसने दिया है? देखिए इसका कहना था जो पहले जो ब्रह्मांड था वो कुछ बस एक छोटा सा बिंदु था, इसी आकार का, इससे भी छोटा आकार का, जो हम लगाए हैं इससे छोटा, जो परमाणु होता है उसके आकार का एक गोला था, परमाणु के आकार का। ये तो बहुत बड़ा बना दिए, परमाणु आपको दिखता नहीं, उससे भी छोटा आकार का कोई गोला था जिसका घनत्व बहुत ज़्यादा था, दबाव बहुत ज़्यादा था। इतना घनत्व, इतना दबाव था जो अचानक एक दिन इसमें हो गया विस्फोट। ठीक है, विस्फोट होने के बाद ये फैलने लगा, और फैलने के बाद धीरे धीरे काला बादल बनने लगा। तो ये काला बादल किसका था? हाइड्रोजन का। मतलब इसमें क्या कहा है? पहले क्या था? ब्रह्मांड और कुछ नहीं था, अंतरिक्ष में एक ऐसा छोटा सा कण था जो परमाणु के आकार का था, जो हम लोग को आंखों से भी दिखाई नहीं देता। वो इतना उसमें घनत्व था, इतना दबाव था कि एक दिन वो ब्लास्ट कर गया, और ब्लास्ट करने के बाद वो फैलना शुरू कर दिया। तो फैलते फैलते क्या हुआ? हाइड्रोजन का बादल बनाया। ठीक है, फैलते फैलते क्या बनाया? हाइड्रोजन का बादल बनाया, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? नेबुला या निहारिका। यहाँ इंग्लिश में नेबुला और हिंदी में निहारिका। तो ये जो हाइड्रोजन का काला काला बादल है उसी को क्या कहते थे? नेबुला या निहारिका। फिर धीरे धीरे इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल आया, ये सारे बादल एक एक करके जुड़ते चले गए। ठीक है, और जुड़ते चले गए तो छोटे छोटे पिंड और बनते चले गए, कोई तारा बन गया, कोई ग्रह बन गया, कोई ऐसे बनना शुरू हो गया, क्योंकि कई सारे फैल रहा था ना। तो ये जो धीरे धीरे एक साथ सिकुड़ रहा था, अब मान लीजिए ये टूट गया, अब कई सारे बादल बन गए, है कि नहीं?
तो कई सारे बादल बन गए, तो सब एक गोला बनते चला गया और धीरे धीरे ये बनता चला गया, और ये आज भी बन रहा है कि नहीं, और ये बनता जाएगा। तो ये जो सिद्धांत था इसको हम लोग किस नाम जानते हैं? महाविस्फोट सिद्धांत। यानी इसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद काले काले बादल बने जो हाइड्रोजन के थे, जिसे हम लोग किस नाम जानते हैं? नेबुला और निहारिका। और इसी नेबुला निहारिका से तारे बने, सूर्य बना, फिर उसके बाद ग्रह बना, उपग्रह बना, धूमकेतु बना, सब इसी नेबुला से बना है। वो हम लोग देखेंगे क्या क्या बना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ब्रह्मांड का परिभाषा क्या है? अंतरिक्ष में सभी खगोलीय पिंड वो क्या कहलाते हैं? ब्रह्मांड कहलाते हैं। ये बना किस थ्योरी के आधार पे है? महाविस्फोट सिद्धांत के आधार पे। इसमें कहा गया एक छोटा सा कण जो परमाणु के साइज का था, उसमें विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में धीरे धीरे फैला हुआ, और जो काले काले बादल थे हाइड्रोजन के, वो धीरे धीरे आकर्षण के कारण जमते चला गया, और सिकुड़ते आकर्षण मतलब सिकुड़ेगा, तो उससे कई सारे तारे बने, सूर्य बना, पृथ्वी बना, बाकी अन्य ग्रह बना, उपग्रह बना, और धीरे धीरे आकाशगंगा, ये क्या कहते हैं? ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, ठीक है। तो पहले यहाँ तक लिख लीजिए। शुरू में हाइड्रोजन था, केवल हाइड्रोजन, फिर धीरे धीरे सब बनेगा। ये आकाश गंगा कई सारे क्या है, और एक आकाश में कई सारे क्या होते हैं? सौर मंडल, और इसके बाद ग्रह उपग्रह सबका आता है। यानी आकाश गंगा को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मांड को यूनिवर्स, आकाश गंगा को गैलेक्सी, और सौर मंडल को बताइए क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या हो गया? ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड में कितने आकाश गंगा होते होंगे बताइए? उल्टा चलिए, देखिए, ग्रह मिलकर के एक सौर मंडल, एक सौर मंडल क्या है? जैसे मान लीजिए सूरज एक तारा है, इसके आसपास उसका चक्कर लगाने वाला जितना ग्रह उपग्रह है वो एक सौर मंडल हो गया। तो उसी तरह कितने तारे आपको दिखाई देते हैं? सूर्य भी एक तारा है, तो हर तारा अपना एक सौर मंडल है। तो ये तो आपको एक भाग दिखाई देता है ना, जब हम लोग ऊपर देखते हैं तो नीचे वाला भाग कहाँ दिखाई देता है? इसलिए असंख्य तारे हैं, और हर तारा एक सौर मंडल है कि नहीं। और ये सौर मंडल से मिलकर किसका निर्माण होता है? आकाशगंगा। यानी एक आकाशगंगा में कई सारे सौर मंडल होते, कई सारे सूर्य है। सूर्य क्या कहे, जो नदी के तारा ही हम लोग सूर्य उसका नाम दे दिए, है कि नहीं, लेकिन रियल में क्या हुआ? एक तारा है। कल जो क्लास में क्वेश्चन में बताएंगे तारा कैसे बनता है, तभी बस समझिए सौर मंडल मतलब एक तारा होता है, उसके आसपास जितने उसके चक्कर लगाने वाले होते हैं, जैसे सूर्य एक अपना तारा है हम लोगों का, उसके आसपास जो ग्रह उपग्रह ये सब घूम रहे हैं, वो एक सौर मंडल का हिस्सा है। ऐसे कई सारे सौर मंडल मिलकर के एक आकाश गंगा बनाते हैं, और कई सारे आकाश गंगा मिलकर के एक ब्रह्मांड बनाते हैं। तब अनुमान लगाइए एक ब्रह्मांड में कितने आकाश गंगा होंगे? हैं? एक खरब में कितना हो गया? 100 करोड़ हो गया, 1000 करोड़, 1 अरब हुआ 100 करोड़ ना। तो याद रखिएगा ये सबसे बड़ा इसका अनलिमिटेड है। अब सोचिए कितना आप लोग जा नहीं सकते, कोई ब्रह्मांड या आकाश गंगा चक्कर नहीं लगा सकता है। तो ये जो आकाश गंगा है, इस आकाश गंगा को क्या कहते हैं? ये है लाखों तारों के समूह को क्या कहते हैं? लाखों तारों के समूह को क्या कहते हैं? आकाश गंगा। और लाखों तारा है जिसमें एक तारा सूर्य है, तो सोचिए कितने तारे हैं? लाखों तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। इसके अलावा इसमें आकाश गंगा में क्या रहता है? धूलकण और गैस। यानी आकाश गंगा क्या है? लाखों तारों के समूह को क्या कहते हैं? आकाश गंगा। और इस आकाश गंगा में धूलकण भी होते और गैस भी होते। तो सोचिए कितना बड़ा आकाश गंगा होता होगा।
अब सवाल आता है, हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं उस आकाश गंगा का क्या नाम है? हैं? नहीं, गैलेक्सी में है तो उस जिस गैलेक्सी में उस गैलेक्सी का नाम क्या है? उस गैलेक्सी का नाम है मंदाकिनी। हम लोग जिस आकाश गंगा में है उस गंगा का नाम है मंदाकिनी आकाश गंगा। तो ये सब जो देखे सूर्य चंद्रमा और बाकी तारे देखे सब मंदाकिनी का हिस्सा है। और आप जो मिल्की वे कहते हैं तो जो मंदाकिनी का जो हिस्सा हमें दिखाई देता है उसको मिल्की वे कहते हैं। मंदाकिनी का जैसे हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग सामने वाला देख रहे हैं, इधर उधर का हिस्सा तो नहीं देख पा रहे हैं ना, और उसके ऊपर भी बहुत सारा जो हम लोग को दिखाई नहीं देता है। तो मंदाकिनी का जो हिस्सा हम अपने आंखों से देखते हैं, पृथ्वी से दिखाई देता है, उसे कहते हैं मिल्की वे। मिल्की वे के दुधिया दिखाता है, सफ़ेद सफ़ेद दिखाता है इसलिए। तो याद रखिएगा, ब्रह्मांड में कई सारे आकाश गंगा हैं और एक आकाश गंगा में कई सारे तारे हैं और हर तारा एक सौर मंडल है कि नहीं? और हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं उस आकाश गंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। और इस आकाश गंगा का जो हिस्सा हमें दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? मिल्की वे। अब आकाश गंगा होता कैसा होगा देखने में? देखिए, कोई भी आकाश गंगा होता है जब शुरुआत में जब बन रहा होता है तो अनियमित होता है, इसका कोई डिजाइन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ये कैसा बन जाता है? सर्पिलाकार बन जाता है और अंत में कैसा बन जाएगा? गोलाकार, अर्धगोलाकार। इसको कौन सा कहते हैं? इसको वृत्ताकार नहीं कहते, इसको इसका नाम का भूल भी गए। अर्धवृत्ताकार स्टेप होता है इसको, नहीं दीर्घ वृत्ताकार नहीं। चलिए देखना ही पड़ेगा लगता है। इसको कहते हैं हम लोग वृत्ताकारी, मान लीजिए दीर्घ वृत्ताकारी यूज किया गया इसके लिए, गोल गोल हो जाएगा। तो शुरुआत में ऐसे रहेगा जब बन रहा होता है, फिर धीरे धीरे सर्पिलाकार होता है और अंत में जाके गोलाकार वृत्ताकार हो जाएगा। और जो मंदाकिनी अभी है वो इस रेंज में अभी वो बन ही रहा है, अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ। तो अभी मंदाकिनी का आकार कैसा है? सर्पिलाकार है, सर्पिलाकार। तो याद रखिएगा, ब्रह्मांड में कई सारे आकाश गंगा है और उसमें जगह एक आकाश गंगा है मंदाकिनी, जिसमें जहां हम लोग रहते हैं, और यह भी सर्पिलाकार का है। और इसी मंदाकिनी में जो किस सौर मंडल में हम लोग रहते हैं? सूर्य के सौर मंडल में। तो जो हम लोग जो सौर मंडल में रहते हैं वो कौन सौर मंडल में है? यानी सूर्य के लिए ही हम लोग सौर मंडल यूज किए हैं। अच्छा ये बताइए, इस सौर मंडल में हम लोग रहते हैं, सूर्य सौर मंडल मतलब सूर्य और उसके चारों तरफ घूमने वाले जितने भी पदार्थ है, जितने भी ग्रह उपग्रह है, सबको सम्मिलित रूप से माना जाता है। तो अब ये होता है हम लोग सूर्य के चारों तरफ है। अगर आपसे पूछा जाएगा जो सूर्य का सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? तारा सूर्य के सबसे नजदीक तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। यानी सूर्य के सबसे नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। अब ये बताइए, जो पृथ्वी में देखिए सौरमंडल में तो जब तक तारा हमेशा गर्म होता है, तो ठंडा तारा कौन सा है हमारे सौरमंडल में? जो ठंडा तारा है वो है ओरियन नेबुला, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी के जैसे मतलब मंदाकिनी के नज़दीक सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सा आकाशगंगा है? भाई हम लोग तो मंदाकिनी में रहते हैं ना, अब मंदाकिनी के नज़दीक का भाई ऐसे तो कई सारे आकाशगंगा है ना। मंदाकिनी के
सबसे नज़दीक का आकाशगंगा कौन सा है? तो है देवयानी यानी एंड्रोमेडा। और सबसे नज़दीक, सबसे अंत में खोजा गया आकाशगंगा वह है ड्वार्फ। ये सब कुछ सवाल है। जैसे यहाँ आपको क्या क्या बनेगा, सबसे पहले सवाल, पहला सवाल बनता है ब्रह्मांड क्या है? तो ब्रह्मांड क्या है? लाखों तारे, आकाशगंगा, फिर ग्रह, उपग्रह, ये सब का जो सम्मिलित उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड में कई सारे आकाशगंगा है, लगभग 1 खरब से ज़्यादा आकाशगंगा है। और जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं उसका नाम है मंदाकिनी। ठीक है। और इसी आकाश में कई सारे सौरमंडल है, लेकिन हम लोग का जो सौरमंडल है वो है सूर्य का सौरमंडल, कि सूर्य के चारों तरफ हम लोग घूमते हैं ना, तो सूर्य का सौरमंडल है। और इस सौरमंडल यानी सूर्य के सबसे नज़दीक का जो तारा है उसे क्या कहते हैं? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य भी एक प्रकार का एक तारा है। उसके बाद आता है मंदाकिनी आकाशगंगा के सबसे नज़दीक का आकाशगंगा कौन सा है? देवयानी या एंड्रोमेडा। और सबसे अंत में खोजा गया आकाशगंगा कौन सा है? ड्वार्फ। और हमें पता है तारा गर्म होता है, लेकिन एकमात्र ठंडा तारा है ओरियन नेबुला। ये सब आपको सवाल बनता है, सीधे सवाल। तारे कैसे बनते हैं, निर्माण कैसे होता है, इसकी चर्चा हम अगले क्लास करेंगे। पहले यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। ठीक है। देखिए, जैसे मंदाकिनी आकाशगंगा है, तो मंदाकिनी आकाशगंगा कैसा है? इस टाइप का है ना। मंदाकिनी आकाशगंगा इस टाइप का है। और ये मंदाकिनी आकाशगंगा का जो सबसे सेंटर है, केंद्र है, उसको हम लोग उसका क्या नाम दिया गया है? बल्ज। यानी मंदाकिनी आकाशगंगा का सबसे जो केंद्र में जो जगह है उसका क्या नाम है? बल्ज। और जब सूर्य इसकी चक्कर लगाता है, वो कितने वर्ष में लगाता है चक्कर? 25 करोड़ वर्ष में। यानी मंदाकिनी के केंद्र बल्ज का चक्कर सूर्य कितने समय में लगाता है? और इस समय को क्या कहते हैं हम लोग? ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए ब्रह्मांड वर्ष क्या है, कितना का होता है, कितना समय का? 25 करोड़ वर्ष का। ये कब क्या होता है? जब सूर्य मंदाकिनी के केंद्र का चक्कर लगाता है 25 करोड़ वर्ष में, तो उसे कहते हैं हम लोग ब्रह्मांड वर्ष। ठीक है, तो लिखिएगा आप लोग।